नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ब्रीजिंग द गल्फ से संबंधित। 2017 में सऊदी अरेबिया और एलाई कंट्रीज ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए थे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था, 13 डिमांड्स मांगने के लिए बोला गया था। लेकिन 3 साल के बाद कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से रिस्टोर कर लिए गए हैं। जानेंगे क्या 13 डिमांड्स मानी गई हैं या फिर नहीं मानी गई हैं कतर के द्वारा। इसके बाद ये जो आर्टिकल है एरो पैराडॉक्स, ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूँ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग है क्या ये एरो पैराडॉक्स। एरो अपने आर्टिकल में कहते हैं कि जहाँ देखो जनता को 3 या फिर 3 से अधिक चॉइस में से किसी एक को चुनना हो इलेक्शन में, तो जो माइनॉरिटी लोग होते हैं वो इलेक्शन आउटकम को डिक्टेट करते हैं। हम जानेंगे कैसे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो 2021 में इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी सारे ऐसे ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं जिनका ओरिजिन 2020 में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए में लीडरशिप चेंज। ऑलरेडी इलेक्शंस कंडक्ट हो चुके हैं यूएसए में। 20 जनवरी को यूएसए के नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडन। इसके अलावा जब देखो कोविड-19 आया था तो उसके बाद कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाने लगा था कि अब वर्ल्ड में चाइना जो है वो आइसोलेट होगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए चाइना के साथ नेगोशिएशंस कंप्लीट की हैं। मतलब नेगोशिएशंस पूरी हो गई हैं, जल्द ही एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। इस एग्रीमेंट का नाम होगा EU चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब बहुत सारी बातें जो बोली जा रही थी कि बाइडन जब यूएसए के राष्ट्रपति बनेंगे तो शायद यूरोप और यूएसए के बीच जो दूरियां आई हैं ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, जो डिफरेंसेस आए हैं, उन डिफरेंसेस को ख़त्म करेंगे बाइडन। बट देखो बाइडन के सामने भी चुनौती है। जैसा पहले बोला जा रहा था कि यूरोप और चाइना इनके बीच में अब डिफरेंसेस बढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। चाइना देखो दिन प्रतिदिन ज़्यादा स्ट्रोंग होता दिखाई दे रहा है। इंडिया ने अप्रैल 2020 के बाद से ही, यानी गलवान वैली की घटना के बाद से ही चाइना के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। चाइना एकमात्र ऐसा मेजर कंट्री रहा कोविड-19 के बावजूद जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव में रही, क्योंकि देखो चाइना ने कोविड-19 के क्राइसिस को काफ़ी जल्दी टैकल कर लिया। इसकी वजह से बाकी देशों की इकोनॉमी पर जो कोविड-19 का असर हुआ है ना, उतना असर चाइना की इकोनॉमी पर नहीं हुआ। तो चाइना एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगी 2020 के एंड में। और 2021 में तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा रहेगी। इवन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो भी चाइना देखो पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। अब चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में भी डोमिनेट करना चाहता है और वर्ल्ड के वेरियस ओशियंस में चाइना की नेवी की जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। चाइना ने हाल ही में अनाउंस किया 2021 में वो अपना 3rd एयरक्राफ्ट करियर लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ चाइना का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। वैसे देखो 2020 में चाइना काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेके घिरा, मतलब चाइना को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उइगर इशू को लेके, उइगर मुस्लिम्स पर काफ़ी अत्याचार होता है चाइना के जिनजियांग रीजन में। हांगकांग के इशू पर चाइना का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, किस प्रकार से हांगकांग की ऑटोनॉमी को अब समाप्त कर दिया गया है चाइना के द्वारा। वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ किस प्रकार से डील किया गया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, इस इशू पर भी चाइना का काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। बावजूद देखिए इस प्रकार के क्रिटिसिज्म के राइटर का मानना है चाइना पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ है और 2021 में भी चाइना पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। इवन चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी चिनफिंग, वो देखो अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ना सिर्फ
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर के तौर पे बल्कि चाइना के राष्ट्रपति के तौर पर भी 2021 में। और ये तब है जब ये कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में फिलहाल टेंशन्स चल रहे हैं। तो देखो, ऐसे ही चाइना के साथ इंडिया को डील करना पड़ेगा 2021 में, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच के जो टेंशन्स हैं वो एकदम से तो कम होने वाले हैं नहीं। इसके बाद आर्टिकल में यूरोप की बात की जाती है। कहा जाता है, देखो, जो चाइना यूरोप इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए नेगोशिएशंस कंप्लीट हुई हैं, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि यूरोप के लिए इकोनॉमी ज़्यादा मैटर करती है और यूरोप को पता है कि इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए चाइना की आवश्यकता है। इसीलिए चाइना की एग्रेसिवनेस को, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को इग्नोर करते हुए यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर नेगोशिएशंस कंप्लीट की हैं। यूरोप के देखो बहुत सारे इश्यूज इररिलेवेंट हो जाएंगे 2021 में, क्योंकि ब्रेग्जिट तो अभी कंप्लीट हो चुका है। पिछले 4-5 सालों से ब्रेग्जिट का इशू काफ़ी ज़्यादा हावी था। एंजेला मर्कल, जिसने ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में एक अच्छा लीडरशिप रोल प्ले किया, ये भी जल्द ही रिटायर होने वाली हैं। डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होगी 2021 में, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं उनकी मजबूती चलती रहेगी, जैसे चाइना में शी जिनपिंग, रशिया में व्लादिमीर पुतिन और टर्की में अर्दगन। बात करें वेस्ट एशिया की, वेस्ट एशिया में देखो बहुत सारे शिफ्ट देखने को मिलेंगे 2021 में। रशिया अब अपने पेरिफेरी में जो देश आते हैं, मतलब रशिया के जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनमें रशिया ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है और टर्की के साथ भी रशिया की पीस इस्टाब्लिश हो गई है। वेस्ट एशिया में अब्राम एकॉर्ड्स, मतलब इजराइल के साथ विभिन्न गल्फ कंट्रीज जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रही हैं, इनके बावजूद सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच पीस नहीं देखने को मिलेगी वेस्ट एशिया में, ऐसा राइटर का मानना है। बल्कि टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ेंगी सऊदी ब्लॉक और ईरान टर्की एक्सिस के बीच 2021 में। इसके अलावा देखो, सऊदी अरेबिया, जिसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया गया था ट्रंप के द्वारा, मतलब हर एक इशू पर ऑलमोस्ट ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया। बट अब जो बाइडन जो हैं वो अंधाधुंध सपोर्ट नहीं करेंगे सऊदी अरेबिया को। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि हम ईरान के साथ डील साइन करने के लिए नेगोशिएशंस फिर से स्टार्ट करेंगे। चाइना और ज़्यादा मजबूत हो रहा है वेस्ट एशिया में। चाइना ने हाल ही में ईरान के साथ 25 साल का एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद वेस्ट एशिया में नेक्स्ट पॉइंट देखो, बेशक अब सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज़ ने कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर दिया है, तो गल्फ कंट्रीज़ में एक बार फिर से यूनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन सऊदी अरेबिया को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, वो हम डिस्कस भी करेंगे अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल इसी से संबंधित है। शिया और सुन्नी के बीच और ज़्यादा राइवलरी इंक्रीज होगी वेस्ट एशिया में। एक तरफ शिया कैंप में सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज शामिल हैं, सुन्नी कैंप में ईरान और ईरान के अलाइ कंट्रीज शामिल हैं। ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा अगर बाइडन किसी प्रकार की डील नहीं साइन कर पाते हैं ईरान के साथ। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो इस पूरी सिचुएशन में 2021 में इंडिया अपने आप को ज़्यादा आइसोलेट पाएगा। कैसे? देखो, चाइना और इंडिया के रिलेशंस में बहुत जल्द कोई ब्रेक थ्रू आना अभी फ़िलहाल पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी चाइना के साथ टेंशन्स बरकरार रहेंगी। वेस्ट एशिया में इंडिया अभी कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। इंडिया ईरान रिलेशंस में भी पहले जो गर्माहट थी वो अभी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया यूएसए के नज़दीक ज़्यादा चला गया है। अफ़गानिस्तान में वैसे पीस प्रोसेस चल रही है, अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत चल रही है, बट इस पूरी पीस प्रोसेस में इंडिया मार्जिनलाइज्ड है, इंडिया का रोल कहीं नहीं है। पाकिस्तान जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, इसको हाईलाइट करने में इंडिया ने बेशक कुछ सफलता प्राप्त की है, लेकिन देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं अभी भी, और इसकी वजह से पाकिस्तान चाइना के और ज़्यादा करीब चला गया है। इंडिया नेपाल की बात की जाती है, इंडिया और नेपाल के बीच हॉस्पिटैलिटी कम हुई है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन
रिलेशंस में तनाव अभी भी है। इसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन देशों के कुछ कंसर्न्स थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके पिछले कुछ महीनों में। जैसे बांग्लादेश के कंसर्न थे एनआरसी को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। तो उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कुछ हाई लेवल विजिट्स हुई हैं इन देशों में, बट उनका नतीजा क्या सामने आया है वो अभी तक साफ नहीं हो सका है। कल को देखो इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस और ज़्यादा खराब होते हैं तो हमारे ये पड़ोसी देश चाइना की साइड लेने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग बात है। इसके बाद लास्ट में देखो राइटर एक क्वेश्चन रेज करते हैं, इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल मेन स्ट्रीम में ये जो हाशिए पर जा रहा है, क्या ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैपेबिलिटीज़ की फेलियर का नतीजा है? इस पर देखो डिबेट हो सकती है कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी की कैपेबिलिटी जो है वो कम हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को देखें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा चौड़ा करना, मतलब और ज़्यादा देशों में और ज़्यादा रीजन्स में इंडिया के इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना, विभिन्न देशों में इंडिया के रोल को इंक्रीज करना और एज ए इमर्जिंग पावर के तौर पर इंडिया की प्रेजेंस को महसूस करवाना विभिन्न देशों को। तो आप बताइए क्या इंडिया इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है? इसका आंसर है फिलहाल राइटर के हिसाब से नो। देखो एम के नारायणन ने ये आर्टिकल लिखा है, ये पूर्व में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं और आम तौर पर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आम तौर पे इनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो लेफ्ट लीनिंग होते हैं। ये नैम इस प्रकार की मूवमेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जो हमारे देश में राइट विंग के जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो इस प्रकार की वकालत करते हैं इंडिया को यूएसए के और ज़्यादा नज़दीक चले जाना चाहिए। तो ये अलग अलग व्यूज़ हैं, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव लिखने हैं आंसर्स में। मेन देखो जो मार्क्स होते हैं ना वो जस्टिफिकेशन के होते हैं। आईआर के क्वेश्चंस में आप कैसे जस्टिफाई करते हो, कैसे वेरियस डायमेंशंस ऐड करते हो, कैसे आप वेरियस आर्ग्यूमेंट्स देते हो। अदरवाइज देखो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो एग्जामिनर इसके थोड़े ना मार्क्स देगा कि आपने लिखा है कि हाँ इंडिया को नैम को सपोर्ट करना चाहिए, ये सही आंसर है, इसको लिए मार्क्स दो। और जिस कैंडिडेट ने ये लिखा हो कि यूएसए के ज़्यादा करीब जाना चाहिए, नैम को इग्नोर करना चाहिए, उसके मार्क्स काट लो। नहीं, डिपेंड ये करता है कि आपने अपना जो व्यू पॉइंट रखा है कंक्लूजन में, उसके पक्ष में आपने डायमेंशंस क्या ऐड की हैं, जस्टिफाई कैसे किया है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे दिए हैं। यही तो एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपकी एनालिसिस की पावर कैसी है। अब देखो अच्छा एनालिसिस तो तभी हो सकता है ना जब आप विपक्ष के पॉइंट्स को भी एक्नॉलेज करो। फॉर एग्जाम्पल बेशक आपका व्यू पॉइंट ये है कि इंडिया को यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन जब आप ये लिखो तो उस समय आप ये भी एक्नॉलेज करो कि हाँ कंसर्न्स हैं कि यूएसए के ऊपर रिलाई नहीं हुआ जा सकता, कंसर्न्स ये भी हैं कि यूएसए के इंडिया और ज़्यादा करीब जाएगा तो रशिया के इंडिया से दूर होने की संभावना है। आप इनको एक्नॉलेज करो तभी बेहतर एनालिसिस हो सकता है। खैर फिर से आते हैं आर्टिकल की तरफ। राइटर देखो यही बोलना चाहते हैं 2021 में इंडिया और ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट पाएगा। वैसे सिक्योरिटी काउंसिल की जो 8वीं टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर वो इंडिया की स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोई इंडिया से एडवाइस नहीं मांगता। थोड़ी ज़्यादा ही पैसिमिस्टिक पिक्चर राइटर रख रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा जो पैसिमिज्म है वो आंसर्स में तो एटलीस्ट ठीक नहीं है। लास्ट में एक बात ये भी बोलते हैं डिप्लोमेट्स की गलती नहीं है, डिप्लोमेट्स अपनी पूरी कॉम्पिटेंसी के साथ काम करते हैं, बट सरकार के जो चॉइसेस हैं, जैसे सरकार ने ये उचित समझा कि इंडिया को यूएसए के ज़्यादा करीब जाना चाहिए तो काफ़ी सारे देशों से इंडिया कट गया है इस चॉइस के कारण। ईरान से कट गया है, रशिया, चाइना, इन देशों को भी लगता है कि अब इंडिया यूएसए के ज़्यादा करीब चला गया है। इसी की वजह से बहुत सारे देशों के डिफरेंसेस इमर्ज होकर आए हैं इंडिया के साथ। तो मतलब राइटर को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया यूएसए के करीब ज़्यादा चला गया है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाई कंट्रीज़ के द्वारा कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से रिस्टोर करने से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से
आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वेस्ट एशिया का मैप अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा देश है कतर, लेकिन कतर ने सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज़ की नाक में बिल्कुल दम कर लिया। 2017 में सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, मतलब सऊदी अरेबिया के जो अलाइ कंट्रीज़ ने थे, इन्होंने मिलके कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर लिया, कतर के आसपास इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। क्यों? देखो, 13 डिमांड्स रखी गई थी सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज़ ने, और सऊदी अरेबिया ने ये बोला कि आपका जो न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, वो हमारे प्रशासन के खिलाफ बोलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है। आप खुद यानी कतर प्रशासन टेररिज्म को सपोर्ट करता है। टर्की का जो मिलिट्री बेस है उसको आप क्लोज कर दो टर्की के अंदर, ईरान के साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दो। इस प्रकार की 13 डिमांड्स कतर के सामने रखी गई थी सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के मित्र देशों के द्वारा 2017 में। वैसे कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर था, लेकिन जैसे ही दरार आई रिश्तों में तो बोलने लगे कि जो गल्फ कंट्रीज़ की यूनिटी है वो समाप्त हो गई है। लेकिन 3 सालों के बाद, यानी अब जाके सऊदी अरेबिया ने और सऊदी अरेबिया के मित्र देशों ने कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से रीस्टोर कर लिया है और इकोनॉमिक ब्लॉकेड को हटा लिया है। अब मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आया होगा कि क्या कतर ने इन 13 डिमांड्स को माना? देखो, 13 डिमांड्स को नहीं माना कतर ने, लेकिन एक ब्रॉडर एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज़ एक तरफ और दूसरी तरफ कतर के बीच। वो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ये है, कोई भी देश, मतलब खास करके ये गल्फ कंट्रीज़ के बीच का एग्रीमेंट है कि इनमें से कोई भी देश दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेगा, और रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए विभिन्न गल्फ कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करेंगे। अब देखो, ये जो ब्रॉडर नॉन इंटरवेंशन का एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, अब इसको लेके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है अलग अलग एक्सपर्ट्स की, लेकिन एक बात साफ है कि कतर जो है वो झुका नहीं। उसका पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो, ईरान ने मच नीडेड सपोर्ट प्रोवाइड किया कतर को। जैसे सऊदी अरेबिया और इनके अलाइ कंट्रीज़ ने मिलकर एयर स्पेस बंद कर दिया कतर के लिए, तो फिर ईरान ने अपना एयर स्पेस प्रोवाइड किया। ईरान को भी इसका फ़ायदा हुआ। कैसे? अब कतर ने ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया तो इसके लिए फ्री में तो किया नहीं, तो इसके लिए कतर ने ईरान को पे किया। अब ईरान वैसे ही सैंक्शन से जूझ रहा था, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, कतर से थोड़ी बहुत इनकम ईरान को प्राप्त हो रही है, तो ईरान भी इससे खुश हो गया। तो इसी चीज़ से चिढ़ गए थे ये सऊदी अरेबिया और इनके अलाइ कंट्रीज़ कि हमने तो कतर को आइसोलेट करने की कोशिश की, बट ये आइसोलेट हुआ नहीं है पिछले 3 सालों में, बल्कि कतर से हमने जो रिश्ते तोड़े हैं इससे ईरान को ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, जो कि सऊदी अरेबिया का मेन दुश्मन है। तो उसी फ़ायदे को कम करने के लिए अब सऊदी अरेबिया ने सोचा जो हो गया सो हो गया, अभी भलाई इसी में है कि कतर के साथ रिश्तों को फिर से रीस्टोर कर दिया जाए, ताकि जो गलती हो चुकी है उसे और ज़्यादा ना बढ़ावा दिया जाए। इवन कतर के एक मिनिस्टर ने यह भी बोला कि इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम टर्की और ईरान के साथ अपने रिलेशंस को डाइल्यूट कर देंगे। तो खुले तौर पे जो सऊदी अरेबिया चाहता था कि कतर इनके साथ रिलेशंस ख़त्म कर दे, ऐसा कतर ने माना नहीं है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो, सऊदी अरेबिया को इस पूरे प्रकरण से सीखना चाहिए कि विभिन्न देशों के साथ आप रिश्तों को मजबूत बनाओ, म्यूचुअल इंटरेस्ट और कोऑपरेशन के आधार पर। थ्रेट्स और कोअर्जन से कोई देश मानता नहीं है। देखो, एक सिंपल आपको बात बोलूं, अगर कोई एक देश दूसरे देश को सीधा सीधा धमकी देगा ना कि आप इन 13 डिमांड्स को मानिए, अदरवाइज हम एम्बार्गो लगा देंगे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा देंगे, तो फिर उस देश के लिए मानना बल्कि और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने खुले तौर पे डिमांड रख दी, अब खुले तौर पे अगर वो देश आपकी डिमांड मान लेगा तो मतलब पूरे वर्ल्ड में उसकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तभी तो बोला जाता है कि डिप्लोमेसी में सब कुछ पर्दे के पीछे चलता है। सामने अगर आ गया फिर तो सामने वाले देश के लिए भी ना चाहते हुए भी आपकी बात, मतलब वो चाहता है कि बात मान के पूरा प्रकरण खत्म करूं, फिर भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि आपने खुले तौर पे डिमांड रख दी पूरे जनता के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने। अगर वो देश आपकी डिमांड मानेगा तो उस देश की बेइज्जती हो जाएगी। वो मतलब फेस सेविंग बहुत ज़्यादा जरूरी है डिप्लोमेसी में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल किनीथ एरो के एक इलेक्शन संबंधित मॉडल के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, किनीथ एरो के द्वारा एक मॉडल दिया गया था 1950s में। इस मॉडल में किनीथ एरो के द्वारा ये कहा गया था, जब देखो जनता को 3 या फिर 3 से अधिक ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव करना होता है ना, तो वो लोग जो माइनॉरिटी में होते हैं वो फाइनल आउटकम को प्रभावित करते हैं, फाइनल चॉइस को डिक्टेट करते हैं। अब आपके मन में आया होगा, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? मतलब जो माइनॉरिटीज़ में है वो तो हार जाएंगे ना, फिर वो फाइनल आउटकम को डिक्टेट कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल की सहायता से किनीथ एरो बताते हैं। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स इलेक्शन में जाते हैं। एक नंबर पे है कैंडिडेट ए, जो बोलते हैं इलेक्शन लड़ते वक्त कि वार होना चाहिए, और दूसरे नंबर के जो कैंडिडेट हैं कैंडिडेट बी, वो ये बोलते हैं वार नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जनता जो है वो देखो 3 लाइंस पे डिवाइडेड हो सकती है। एक तो वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि वार होना ही चाहिए, अब वो तो देखो सीधा सीधा वोट देंगे ए कैंडिडेट को जो बोलते हैं वार होना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी जो जनता है वो ये चाहती है वार नहीं होना चाहिए, बावजूद उसके हो सकता है जो एक कैंडिडेट है वो जीत जाए। कैसे? राइटर ये बोलते हैं, देखो जो मेजॉरिटी जनता है जो ये चाहती है वार नहीं होना चाहिए, उसमें 2 कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी ऐसी होगी जो ये बोलेगी कि वार होना ही नहीं चाहिए, किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी ऐसी लोगों की होगी कि अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो वार नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, शायद आपको ये कॉम्प्लेक्स लगा हो। मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट्स हैं ए और बी। ए कहते हैं कि वार होना चाहिए, बी कहते हैं वार नहीं होना चाहिए। जनता जब अपना वोट देगी तो जनता 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होगी। तीसरे नंबर पे वो कैटेगरी होगी जनता की जो चाहते हैं कि वार हो, ये तो सीधा सीधा वोट देंगे ए को। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं वार नहीं होना चाहिए, ये लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे। एक ऐसी कैटेगरी कि वार होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, और दूसरी ऐसी कैटेगरी कि जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो वार नहीं होना चाहिए। अब देखो होगा क्या ऐसी सिचुएशन में, जो माइनॉरिटी वॉइस है जो ये कहती है वार होना चाहिए, ये माइनॉरिटी वॉइस इन लोगों को कन्विंस कराने की कोशिश करेंगे जो चाहते हैं कि वार नहीं होना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो। माइनॉरिटी वॉइस बोलेगी कि देखो अब बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब वार होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये जो कैटेगरी है जो कहती है कि वार नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा जरूरी हो, ये कन्विंस होती जाएगी। और धीरे धीरे इस कैटेगरी के भी ज़्यादातर लोग मानने लगेंगे कि हाँ समय आ गया है कि अब वार होना चाहिए। तो हुआ ना माइनॉरिटी वॉइस, मतलब वो वॉइस जो माइनॉरिटी में थी जो कह रही थी वार होना चाहिए, पहले ये माइनॉरिटी में थे बट इन्होंने कन्विंस करा दिया उन लोगों को जो पहले ये मानते थे कि वार नहीं होना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो। तो इसलिए ये माइनॉरिटी वॉइस ने आउटकम को डिक्टेट कर लिया। ये है किनीथ एरो का मॉडल कि जब 3 या 3 से अधिक चॉइसेस मौजूद हों तो ऐसी सिचुएशन में जो माइनॉरिटी वॉइस है वो आउटकम को डिक्टेट करती है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये जो किनीथ एरो का मॉडल है ना कि माइनॉरिटी वॉइस इलेक्शन आउटकम को डिक्टेट करती है, ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है सोशल मीडिया के ईरा में। कैसे? क्योंकि देखो माइनॉरिटी वॉइस को फ्यूल मिलता है सोशल मीडिया पर। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। देखो हमारे देश में ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं ना, आप मानते हो ना, कि जो चाहते हैं विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव रहे, नफरत बिल्कुल भी ना हो। लेकिन कुछ माइनॉरिटी लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, जो चाहते हैं, जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, देखो मेरा धर्म अच्छा है, दूसरा धर्म बेकार है, देखो मेरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब ऐसे लोग आपको कम ही मिलेंगे, बट सोशल मीडिया अब इन लोगों की बातों को फ्यूल करता है। क्योंकि ऐसा किस लिए होता है? ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद में ना हमारा अटेंशन लेवल बहुत कम हो गया है। पहले एवरेज तौर पे इंसान का अटेंशन लेवल हुआ करता था 12, अब हो गया है 8 सेकंड के आसपास। हम एकदम से कुछ पढ़ते हैं, विश्वास कर लेते हैं, सोचते भी नहीं हैं। हम नहीं,
देखो हम तो वैसे भी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं, हम मतलब जनता। तो जनता का जो लेवल है ना, अटेंशन लेवल बहुत कम हो गया है। जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैसेज को ठीक से सोचा भी नहीं, मैसेज के बारे में जो कुछ लिख रखा है उसको मान लिया, विश्वास कर लिया, बेशक वो फेक न्यूज़ हो। देखो एंशिएंट स्क्रिप्चर में एक बात एडवोकेट की गई है, श्रावणम मनानम और निधि ध्यासनम। इसका मतलब ये है, पहले आप सुनो, उसके बाद कंटिन्यूसली यानी लगातार आप रिफ्लेक्ट करो जो आपने सुना है और गंभीरता से उसके बारे में सोचो जब तक कि आप फाइनल नहीं जान लो कि ट्रुथ आखिरकार है क्या। लेकिन आज के समय में होता क्या है, इन 3 कंपोनेंट्स में सबसे हावी कंपोनेंट होता है श्रावणम। जैसे ही कुछ सुना, सोचा कुछ है नहीं, मतलब कंटेम्पलेट कुछ किया नहीं, सीधा कंक्लूजन पे आ गए कि हाँ जो कुछ व्हाट्सएप पर आया है वो सही है। इसका एग्जाम्पल देते हैं राइटर। देखो कैलिफोर्निया यूएसए का एक प्रोविंस है, आपको पता है, स्टेट है, और कैलिफोर्निया लेफ्ट विंग का स्टेट है। मतलब लेफ्ट जो पार्टी है यूएसए की, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इस स्टेट को आमतौर पे जीतती है। डेमोक्रेटिक पार्टी का इस स्टेट में दबदबा रहता है। कैलिफोर्निया में ना एक रेफरेंडम आयोजित हुआ था कि ये उबर जैसी जो कंपनीज हैं, उबर, लिफ्ट मतलब यूएसए की ओला कंपनी आप मान लो, मतलब उबर की तरह ही ये भी टैक्सी कंपनी है। तो ये जो कंपनीज हैं ये ड्राइवर्स को परमानेंट एम्प्लॉय माने या फिर ना माने। अभी देखो इन कंपनीज के द्वारा ड्राइवर्स को आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे माना जाता है, टेम्परेरी वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, परमानेंट एम्प्लॉय ये नहीं है उबर और लिफ्ट कंपनीज के। तो रेफरेंडम ये था कि क्या ये जो ऐसी गिग कंपनीज हैं ये इनको, फॉर एग्जांपल इस केस में ड्राइवर्स को परमानेंट एम्प्लॉय माने या फिर ना माने। तो जनता ने देखो इसके खिलाफ में वोट दिया। जनता ने ये कहा कि नहीं, अभी जो चल रहा है वो ठीक है। 58% लोगों ने कहा कि उबर और लिफ्ट जैसी कंपनीज हैं वो अपने ड्राइवर्स को कॉन्ट्रैक्टर मान सकती हैं। तो इसी के खिलाफ राइटर बोलना चाहते हैं कि उबर ने ना इसमें बहुत खर्चा किया। कैलिफोर्निया में ये जो रेफरेंडम आयोजित हुआ, $200 मिलियन खर्च कर दिए। बिल्कुल छोटे छोटे मैसेजेस भेजे गए कि देखो अगर हम कॉन्ट्रैक्टर मानते हैं तो फिर हम ज़्यादा पैसे देंगे ड्राइवर को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम ये रेफरेंडम हार गए तो हम छोड़ के चले जाएंगे कैलिफोर्निया को, इससे नुकसान होगा जनता का। इस प्रकार से छोटे छोटे बहुत सारे मैसेज भेजे गए 7-8 सेकंड के। इससे जनता, जो लेफ्ट लीनिंग स्टेट है कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया की जो जनता है वो लेफ्ट लीनिंग ज़्यादा है, बावजूद इसके कैलिफोर्निया की जनता ने उबर और लिफ्ट कंपनीज के पक्ष में अपना वोट दिया। 58% वोट मिला उबर और लिफ्ट जैसी कंपनीज को इस प्रपोजिशन 22 में। तो ये क्यों हुआ? ये छोटे छोटे मैसेजेस की वजह से हुआ। बात वही आती है कि जो अटेंशन लेवल है जनता का आज के समय में सोशल मीडिया के एज में वो बहुत कम हो गया है। जनता सोचती नहीं है, सीधा विश्वास कर लेती है जो पढ़ती है। इसी वजह से जो माइनॉरिटी वॉइस हैं वो इलेक्शन की आउटकम को डिक्टेट कर पाते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया किनीथ एरो मॉडल से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।